everyone, welcome back to the channel Political Analysis by रजनीश कुमार। इस चैनल पे हम लोग बहुत सारी बात करते हैं पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। एनी हाउ, आज के एपिसोड में हम लोग बहुत कुछ बातें करने वाले हैं। उससे पहले मेरा नाम है पार्थ प्रति मजूमदार और सर जो कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश कुमार है। एंड आप लोग जानते होंगे डेफिनेटली, इतने सारे एपिसोड्स हो गए, 1 मंथ हो गया, तो आई गेस आप लोग को पता हो ही गया होगा। एनी हाउ, स्टार्ट करता है वीडियो को। एंड सबसे पहला सवाल सर से यही है कि ए मेहुल चोकसी, नीरव मोदी का प्रकरण क्या है सर? ये नीरव मोदी और मेहुल चोकसी चाचा भतीजे के रिलेशन में है। ओके। इन लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक से उसके करप्ट अधिकारियों से मिल करके एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिया। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मतलब पीएनबी गारंटी दिया कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी किसी बैंक से पैसा लोन ले सकते। जैसे हम लोग लोन लेते हैं तो हम लोग किसी साथी को गारंटर ले जाते हैं। हाँ जी। तो पंजाब नेशनल बैंक ने ही गारंटी लिया और उसने मिलके 13,500 करोड़ रुपए का लोन लिया। बाप रे। हाँ, और ये नीरव मोदी बेसिकली बेल्जियम में माने जन्म हुआ था और इनके चाचा गुजरात में थे। वहां से आए, देखे कि भारत में हीरे का व्यापार का बहुत चांस है, तो यहाँ पर गीतांजलि ज्वेलर्स करके चलाते थे। इसी में इन लोगों ने 13,500 करोड़ रुपया लिया और फिर ये सारे पैसा गबन करके और भारत से भाग गए। तो इन लोगों ने एक तरह से सरकार का 13,500 करोड़ रुपया लेकर के और भारत से हुए। मेहुल चोकसी एंटीगुआ का नागरिक बना हुआ है और नीरव मोदी ग्रेट ब्रिटेन में बैठे हुए। मुझे ये नहीं लगता है ग्रेट ब्रिटेन क्यों कहलाता है ग्रेट। भारत से जो भी पैसा चोरी बेईमानी करके जाता है, बैंक को लूट के या किसी तरह के ड्रग्स में पकड़ा के या कोई भी करके मर्डर केस में, वो ब्रिटेन जाके विजय माल्या बैंक 6,000-7,000 करोड़ रुपया लेके बैठा ब्रिटेन में। नीरव मोदी, जबकि नीरव मोदी की पर्सनल प्रॉपर्टी 1.7 बिलियन डॉलर की है आज के दिन, वो भी ब्रिटेन में बैठा है। मेहुल चोकसी एंटीगुआ गया है। पहले भी ललित मोदी जो आईपीएल, इंडिया में आईपीएल लाए थे, वो भी यहाँ से गए तो ब्रिटेन में ही है। और उससे पहले आप चलिए गुलशन कुमार हत्याकांड में नदीम श्रवण की जोड़ी में नदीम सैफी, वो भी मर्डर के चार्ज में थे, वो भी गए थे ब्रिटेन ही। फिर उससे भी पहले इकबाल मिर्ची एक ड्रग्स पेडलर था, वो भी ब्रिटेन में ही। तो ये सारे भारत के जो अपराधी है, बड़े दुर्दांत किस्म के, आर्थिक दुर्दांत और मानवता में दुर्दांत, उन सबको ब्रिटेन में ही मिलता है शरण, और इसीलिए ब्रिटेन का नाम है ग्रेट ब्रिटेन। और भारत ये सही बात है सर। प्रत्यार्पण संधि भी है जिसके हिसाब से भारत को वापस करना चाहिए इन अपराधियों को, लेकिन उस कानून में वह इतना तरह तरह के चक्कर लगा के रखता है और फाइनली वह किसी को आज तक ब्रिटेन से तो एक्स्ट्राडिशन नहीं हुआ, एक भी प्रत्यार्पण आज तक नहीं हुआ। तो ये सारे लोग जो देश के बैंक को लूट के बैठे हैं, वो ब्रिटेन में बैठे हुए हैं और ब्रिटेन की महिमा बढ़ा रहे। डेफिनेटली। तो यहाँ पे हमको ये समझ आता है, जो भी आने वाले छोर है वो भी कहा जाएंगे, ग्रेट ब्रिटेन में ही जाएंगे। एनी हाउ दूसरा सवाल पे चलते हैं। ब्रिटेन चले जाएंगे। हाँ, ब्रिटेन चले जाएंगे। सही है, बहुत सही है। तो ये जो भी देख रहे हैं क्रिमिनल, अगर देख रहे हैं तो आप लोग ये प्लान लीजिएगा, मतलब अच्छा प्लान है। एनी हाउ, दूसरा सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल यही है कि प्रत्यार्पण क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो पा रही है सर? अब प्रत्यार्पण क्यों नहीं हो पा रही है, इसमें दो बातें। पहला बात तो है कि इज इंडियन गवर्नमेंट सिंसियर एनफ, भारत की सरकार पूरी तरह से सचेष्ट है। तो अब जैसा कि अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब, तो हम लोग बाकी जो विरोध करें, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ही अनकरप्टेबल पर्सन, मैं तो ज्यादा से ज्यादा वर्ड कह सकता हूँ पंक्सिलियस, माने जरूरत से ज्यादा परिशुद्ध व्यक्ति, तो वो अपने लेवल पे कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन
जो सीबीआई के अफसर ब्रिटेन में जाते हैं और एक्स्ट्राडिशन में लगे हैं, आर दे सिंसियर? वो पूरी बिग तरह क्वेश्चन से मार्क। सचेष्ट है कि नहीं है? हाँ जी, ये एक बड़ा प्रश्न है। जो एग्जैक्टली। जो मेहुल चोकसी को लाने डोमिनिका गए थे, सीबीआई के डीआईजी लेवल का अफसर थे मिस्टर राउत। इज ही सो सिंसियर? सिंसियर का मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप चाहते नहीं हो। सिंसियरिटी का डेफिनेशन होता है कि जिस काम को आपको दिया गया है उस काम के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप वेल डेफिनेटली, प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप सिंसियर के डेफिनेशन में नहीं। कैसे? डेफिनेटली। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इकबाल हाँ मिर्ची जी, ड्रग पेडलर था बॉम्बे में। ओके। और ये लोग एक बात मैं कहना भूल गए, ये लोग जो हिंदुस्तान से जाते हैं तो लंदन के हम्म। किंग्सबर्ग एक सब एरिया है, वहीं पे इन लोगों के पॉश कॉलोनी है जहाँ रहते सारे इंडियन ऑलमोस्ट वहीं रहते। वहां भी जाके एक नया अच्छा जी। भारत, वहां पे लिख ले बेटर है कि भगोड़े भारत के लोग हैं ये लोग। तो एक किंग्सबर्ग में ही ज्यादातर ये लोग मिडिल सेक्स एरिया में रहते हैं। तो इकबाल मिर्ची हम्म। अरेस्ट हुआ 2000 में, और कोर्ट में एक्स्ट्राडिशन एकदम श्योर था। भारत से विख्यात वकील राम जेठमलानी गए थे, हाँ लेकिन जी, रूल है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिकेशन होना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट से, मतलब मिनिस्टर ऑथेंटिकेट करे। लेकिन जब हाँ डॉक्यूमेंट जी, आया तो उसको किसी अफसर ने किया था और इसी पर कोर्ट ने एग्जैक्टली। रिजेक्ट कर दिया। तो अब आप समझ जाइए कि हाँ या जी। तो मिनिस्टर ने जानबूझ के गोलमाल किया, हम्म। या तो उस अफसर जो किया उसको पता नहीं था। मतलब आप उस काम के लायक नहीं है जिस काम के लिए है। और कितनी इनकी सैलरी है, कितनी इनको सरकार सुख सुविधा देती है, देती है। जनता जानती है कि ये लोग कॉम्पिटेंट पर्सन। लेकिन क्या इन्होंने एक्स्ट्राडिशन रूल नहीं पढ़ा था कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट साइन होना चाहिए था मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी एक्सटर्नल अफेयर्स। तो अफसर को साइन करने एग्जैक्टली। देने की क्या बात थी? राम जेठमलानी तो इतना गुस्सा हुआ कि लौट के ही आ गए। और उसके बाद फिर भी सीबीआई की टीम ने दोबारा इसको हाँ जी, तेज करने की भी कोशिश नहीं की। ओके। अब आप बताइए कि जो टीम गई थी उसको एक्स्ट्राडिशन कराने, वो सिंसियर थी? आप ही बताइए। डेफिनेटली। तो ये तो मतलब 95 की एक बात बड़ा आदमी अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसे उसे नेटवर्क चाहिए। है, डेफिनेटली उसे नेटवर्क 95 की चाहिए। बात है। फिर नदीम सरवन के केस में भी वही हुआ। नदीम सरवन का भी एक्स्ट्राडिशन होने वाला था, हाँ जी, लेकिन फाइनल डे में वही पेपर साइन नहीं था, अटेस्टेड नहीं था, नेटवर्क नहीं। ये दो खेल हुआ, या तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर था इसमें इन्वॉल्व, हाँ, डेफिनेटली या जो हो अफसर सकता है। साइन किया वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो जानता नहीं रूल रेगुलेशन। तो एग्जैक्टली। क्यों ओवरऑलिंग की जरूरत है कि आप एक्स्ट्राडिशन कर लिए, चले गए ब्रिटेन, लंदन, विक्टोरिया टर्मिनल, बर्मिंघम सब घूम रहे हैं, टेम्स के किनारे खा रहे हैं, होटल में महाराजा की तरह रह रहे हैं, और आप जिस हाँ, काम के लिए गए वो काम ही नहीं आपको पता है। आपको चेकलिस्ट तो होना चाहिए। नहीं तो एग्जैक्टली। ये जो गए थे, जिसकी गलती है उनसे वो पैसा वसूला जाए, सरकार के पैसा पे एक चेकअप है जो मौज करके आए, इनके कैरियर के एग्जैक्टली। बारे में एंट्री की जाए, हाँ जी, इनका फ्यूचर प्रमोशन पे इफेक्ट पड़े, इनको अपना काम नहीं पता था। और नहीं, अगर मिनिस्टर इन्वॉल्व था तो मिनिस्टर से हाँ पहले जी, को क्वेश्चन करना, लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। डेफिनेटली। फिलहाल हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि इससे पहले इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ था? पहले भी ऐसा कुछ हुआ था क्या सर? इससे भी पहले मैं आपको अभी अभी बताया, इकबाल मिर्ची का केस हुआ, नदीम सरवन का केस हुआ। हाँ जी, दोनों केस तो आपने समझ लिया कि अफसर ने पूरे पेपर लेके नहीं। डेफिनेटली। विजय माल्या का केस है, नीरव मोदी ब्रिटेन में बैठा पड़ा है। हाँ, फिर वो कब से आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी, हो सकता है ये लोग नहीं माने इनोसेंट हो, ये ललित मोदी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर एक्स्ट्राडिशन हुआ है, प्रत्यार्पण संधि है, तो हाँ, उसमें जो कानून में जो लिखा हुआ तो उसके हिसाब से प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर के क्यों नहीं जाते। और अगर डेफिनेटली। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी ब्रिटेन की सरकार इन भगोड़ों को हैंड ओवर नहीं करती है तो उस संधि के शर्तों के रिवीजन की जरूरत है।
मतलब जो रूल्स, ड्राफ्ट रूल्स है जिसके हाँ बेसिस पे प्रत्यार्पण होना है वो सफिशिएंट नहीं है, तो वो एक करेक्शन किया जाए। क्योंकि भारत एग्जैक्टली। में मुझे याद है बिस्कुट किंग के नाम से राजन पिल्ले पे धोखाधड़ी का आरोप लगा था सिंगापुर के सरकार की तरफ से, और एक दो लोगों ने लगाया था। तो भारत सरकार ने उसको अरेस्ट कर लिया 2 दिन के अंदर, और 4-5 दिन के अंदर ही हमने सुना कि उसको एक्स्ट्राडिशन होने वाली है, लेकिन वो कैसे न कैसे जेल में ही मर गया था। तो भारत से तो ये ले जाते हैं अपराधी को, कुछ तो है। लेकिन ये लोग देते नहीं है। मैं सबसे बड़ा बात बता रहा हूँ, 26/11 जो भारत पे बॉम्बे में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें हेडली राणा इन्वॉल्व था, लेकिन सीआईए ने केवल पूछताछ करने दिया, उसको इंडिया को हैंड ओवर नहीं किया। अमेरिका, ये जो पूरी यूरोपियन कंट्री है, प्रत्यार्पण संधि में कहीं ना कहीं माने बहुत ज्यादा लूप होल्स है, जिसके कारण भाई एक भी एक्स्ट्राडिशन नहीं हो पाता है। तो किस लिए हो संधि, जब काम ही नहीं हो पा रहा है, कोई स्टूडेंट दिन रात पढ़ रहा है, कोई डेफिनेटली। एग्जाम नहीं पास कर रहा है, तो उस पढ़ाई का क्या मतलब है? नहीं, एग्जैक्टली। एक भी डेफिनेटली। मामला नहीं पकड़ के आ रहा है, तो संधि को रिव्यू किया जाए। डेफिनेटली डेफिनेटली। फिलहाल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें इसमें और कौन कौन लोग शामिल है, दोषी हो सकते हैं, गुनहगार हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं। दोषी तो साफ दिख रहा है कि हाँ पंजाब नेशनल बैंक ने 13,500 करोड़ रुपए का अंडरटेकिंग दिया, हाँ जी। और इस बात को कि बैंक ने अंडरटेकिंग दिया है उसी लेटर से इन लोगों ने लोन लिया, और लेकिन पीएनबी के कोर सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री नहीं हुई। ओके। नॉर्मल आदमी 10 लाख 20 लाख रुपया होम लोन लेने जाता है, या 5 लाख रुपए का लोन दुकान के लिए लेने जाता है, तो 100 डॉक्यूमेंट सरकार मांगती है, हाँ और एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो लोन नहीं मिले। लेकिन आप 13,500 करोड़ लोन दे दिए, और जो रियल जगह है जहां पर इसकी एंट्री होनी चाहिए एंट्री नहीं हुई। तो साफ दिखता है कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेवल पे इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जो बैंक का मैनेजर है एग्जैक्टली। स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 अफसर है, जीएम तक भी में इतना बड़ा लोन फाइनेंस करके और ये घोटाला करने का पावर नहीं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रहा है? कोई भी डायरेक्टर 13,000 करोड़ रुपया के लिए नहीं देगा रिकमेंडेशन जब तक उसको मिनिस्ट्री ने नहीं कहा हो। लेकिन इसके बारे में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होनी चाहिए। इतनी इतनी बड़ी पैसा फाइनेंस जो होती है कि भाई जो डायरेक्टर्स देगा उसकी क्या जवाबदेही है। अगर उसे किसी मिनिस्टर लेवल से प्रेशराइज हुआ तो उसकी एंट्री हो, लेकिन पीएनबी के कितने अफसर जेल गए और कितने अफसरों की संपत्ति कुर्क की गई किसी को तो पता नहीं। देश की जनता को तो पता होना चाहिए। अभी हमने सुना है कि 6,000 करोड़ रुपया वसूली हुई है नीरव मोदी, चौकसी और माल्या, लेकिन उन अफसरों का क्या, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या? बैंक का रूल क्या कहता है? तो 13,000 करोड़ रुपया पब्लिक का आप दे दीजिए, कल बैंक का देगा, हम दिवालिया हो गए, पब्लिक का पैसा गया। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम समझ आ रही है। डेफिनेटली हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम समझ आ रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सोल्यूशन डेफिनेटली होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है सर? व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन मतलब काफी कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है। पहला तो मैं कह रहा हूँ सरकार बड़े लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है, इसमें मतलब पत्रकार भी हो सकते हैं और बड़े बड़े जो होशियार लोग सब। तो ये एक सरकार को लिबर्टी दी गई थी कि वह बाहर से जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है उसको एंट्री दे, लेकिन होने लगा इसमें गोलमाल। डायरेक्टर्स में सरकार अपने लोगों को घुसाने लगी। डायरेक्टर्स 2 साल के लिए आया, 3 साल के लिए आया, वो चला जाएगा, कोई कहीं हो जाएगा। तो ये तो जो डायरेक्टर सिस्टम है, अब कोई पत्रकार है उसको आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा दिया, उसको क्या पता है? वो ज्यादा से ज्यादा ऑनेस्टी लेवल पे बात कर सकते हैं, जबकि आप बिजनेस की बात करते हैं। यहाँ पर तो ऐसा आदमी होना चाहिए
जो इतना पैसा फाइनेंस हो रहा है, उस पैसे की यूटिलिटी है कि नहीं है, ये पैसा जाएगा तो रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, लेने वाले की क्षमता है कि नहीं, इस सब का प्रोफेशनल आकलन जो कर सके, और वो पैसा देगा नहीं देगा, फिर भाग जाएगा, ये सब चीजें भी तो उसको सोचना चाहिए, तभी जाके पैसा दिया जाए। एक कॉपी आरबीआई के पास जाए, आरबीआई को अता पता ही नहीं चलता है, आरबीआई उठ के आता है, एक ही बार में कहता है बैंक घाटा में, बैंक बंद करो बंद करो बंद करो, बैंक बंद करो, उससे कौन फंसता है? नॉर्मल पब्लिक का पैसा गया, अब उसका हाँ बैंक में 10 लाख रुपया जमा है, लड़की की शादी के लिए पैसा ही नहीं मिल रहा है, और एग्जैक्टली बाकी टाइम आरबीआई सोते रहता है, और इतना इतना बड़ा पैसा जाता है, आरबीआई को पता नहीं होगा? सारे अफसरों को सब बात पता रहता है। एग्जैक्टली इनका दायित्व तो नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर को बताए कि सर ये गलत हो रहा है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, जो नॉर्मल टैक्स देने वाले मिडिल क्लास के जो लोग है प्रोफेशनल, 1 रुपया इधर उधर होता है तो गला पकड़ लो। इकोनॉमिक ऑफेंस हाँ को इन लोगों को बड़े घोटाले का अंदाजा नहीं था, जो ऑफिशियली सरकार को पसंद है। तीसरा, अफसर की कॉम्पिटेंसी पे भी क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ कैसे। विजय माल्या ने जब किंग फिशर को लिया था और डेक्कन डेक्कन एविएशन को टेक ओवर किया था, गोपीनाथ ओके मुंडे, फौज के कैप्टन गोपीनाथ मुंडे का डेक्कन एविएशन था, प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले वही आई। माने अभी ओके आप सिनेमा में इलेक्शन में देखते होंगे डेक्कन एविएशन की हेलीकॉप्टर उड़ती, तो जब टेक हाँ ओवर किया तो विजय माल्या ने 800 करोड़ रुपया पेंटिंग करने में खर्च कर दिया। बाप रे 800 करोड़ रुपया, वो भी दोबारा पेंटिंग करने में। एक लास्ट में ना विंग फिन पे किंग फिशर का हाँ सिंबल बनता था, रेड हाँ बैक, जी उसके चक्कर में 800 करोड़ रुपया खर्च किया। बाप रे बैंक को पूछना चाहिए था ना कि भाई तुमको लोन दिया है ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, हाँ पायलट हाँ हायर करने के लिए, पेंट कर टेक्नीशियन रहे के हो लिए, एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी हो, मरम्मत बेटर हो, इसके लिए हाँ दिया है। टूल्स टेस्टर्स खरीदने के लिए दिया है, पेट्रोल स्टॉक के लिए दिया है एटीएफ के। उसके जगह तुम पेंटिंग करो बिना मतलब का। ऑलरेडी एक पेंट था, किंगफिशर लिखा था, वो तो दो, एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी, एक डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में किंगफिशर लाइट, LITE, हाँ उसका लिखने के चक्कर में 800 करोड़ रुपया डुबा दिया, बैंक वाला पूछा ही नहीं। तो एक अफसर, मतलब नहीं है अफसर में इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए। अफसर जानता ही एग्जैक्टली होगा, जब हम लोग कॉमन आदमी समझ, अफसर नहीं समझता होगा बैंक वाला, वो भी जानता ऑब्वियसली होगा। समझेगा कुछ खा पी लिया होगा जिससे पेट फटने लगा होगा, तो मुंह से आवाज कहाँ से निकलेगा, ये भी बात। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो 800 करोड़ का पेंट किया है तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है वही तो थोड़ा दे दिया होगा तो कहा होगा चलो। बैंक मैनेजर, ये तो मैनेजर लेवल का बात नहीं है, बड़े लेवल का, लेकिन ये होना चाहिए कि भाई आप हमारा लोन दे दीजिए और उसके बाद आप रंगते रहिए जहाज को, दिन रात पेंट ही करो, 800 के 8,000 करोड़ खर्च कर लो, लेकिन जब तक लोन वापस नहीं करते हो जहाज उड़ाओ, पैसा लाओ, और रेंट पेंट मत करो बिना मतलब। लेकिन कौन बोलेगा? डेफिनेटली विजय माल्या तो अयासी में डुबा दिया उसको, किंगफिशर को, नहीं तो इतना हाईली हाँ एफिशिएंट चल रहा था। डेफिनेटली चल रहा लेकिन डुबा दिया पैसों के चक्कर में हाँ, ऐसे ऊपर के लेवल पे हमें बहुत इंटेलिजेंट अफसर चाहिए, और ये जो डेफिनेटली लेटर्स में जो फोन आता है नहीं आता है, जो हाँ घुमाता है उसकी जवाबदेही तय हो, मिनिस्टर की जवाबदेही तय हो। ये जो लोन देने का चक्कर है, 1,000 करोड़ 2,000 करोड़, एक लिमिट तय हो, जो लोन देता है उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। डेफिनेटली डेफिनेटली आरबीआई इन्वॉल्व डेफिनेटली हो उसमें, एक कॉपी जाए आरबीआई के पास, हाँ और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बैकग्राउंड जांच करे, उसी के बाद सैंक्शन। मेरा ये मानना है, नहीं तो नाटक चलते रहेगा। काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड था, काफी कुछ सॉल्यूशंस काफी अच्छे थे एंड पॉइंट्स भी बहुत बहुत काफी सॉलिड थे, मुझे काफी पसंद आया ये एपिसोड। हाँ फिलहाल मैं तो ऑडियंस ने फिर भी मुझे बहुत पसंद आया, तो आप ऑडियंस है तो आपको भी पसंद आया होगा अगर आपने यहाँ तक देखा, और काफी सीखने वाली ये एपिसोड था डेफिनेटली। एनी हाउ अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड कमेंट करना डेफिनेटली। ठीक है आप लोग लाइक्स करते हो, मैं देखता हूँ लाइक्स हाँ, रेशियो अच्छा है, मैं भी वही एक्सपेक्ट लेकिन करता कमेंट करना। हूँ, कमेंट दे, हाँ कमेंट करना। कि हम इसको रिसोर्सफुल बना सकें। माने हाँ जी चैनल का मतलब है कि वी शुड गिव सम इंफॉर्मेशन टू द पीपल, ये नहीं कि बिना मतलब जो अंट संट बोलते रहे, जो बात पब्लिक को भी पता है वही बात।
ठीक है। कुछ तो हम नया हाँ जी। कर दे। हमारा इस चैनल का नाम है न्यूज चैनल, लेकिन हम दर्शकों को साफ बोल रहे हैं कि वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट, हम किसी चीज के विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन हम चीजों का आकलन एक पॉलिटिशियन के रूप में करते हैं, और क्या एज ए पॉलिटिकल व्यू होना चाहिए वो हम बताते, एक कहना है। तो डेफिनेटली लोग बोलेंगे कुछ कैसे करें क्या करें, तभी तो हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू। देखने वाले को धन्यवाद। आप लोग अपना कमेंट जरूर दें, तभी तो हम लोग इम्प्रूव करेंगे।